नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी बच्चों का आज के इस इम्पोर्टेंट क्लास में। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज का क्लास बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है आप सभी बच्चों के लिए, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स का 70 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज के क्लास को आप सभी बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले इन सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहला नंबर सवाल आपके सामने है, सभी बच्चे हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर को भी लगाते चलिएगा। पहला नंबर सवाल है और यह प्रश्न कई बार आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। बता दो, आवेश के आयतन घनत्व का मात्रक क्या होता है? एक हमारा होता है आवेश का रैखिक घनत्व, दूसरा होता है आवेश का पृष्ठ घनत्व और तीसरा होता है आवेश का आयतन घनत्व। और ये तीनों प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए मैं सारी चीजों को यहाँ क्लियर कर देता हूं, आप लोग याद रखिएगा। देखो, पहला हमारा कौन सा होता है, यहाँ पे लिख देता हूं, याद रखिएगा। लिखते भी चलना बच्चा पार्टी, अगर जो इंपॉर्टेंट लाइन हो उसको लिख भी लेना। एक हमारा कौन सा होता है रैखिक घनत्व और दूसरा कौन सा होता है पृष्ठ घनत्व होता है और तीसरा कौन सा होता है तो आयतन घनत्व होता है। कौन सा होता है बच्चा पार्टी? यहाँ पे लिख देता हूं, यहाँ होता है आयतन घनत्व। लिख देता हूं, अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। देखिए, आयतन घनत्व हो गया। रैखिक घनत्व को हम लोग क्या तो ये लैम्डा के द्वारा डिनोट करते हैं। लैम्डा बराबर फॉर्मूला अगर बात करें, लैम्डा बराबर अगर फॉर्मूला की बात करें तो वो हमारा होता है क्यू बटा में एल होता है, यानी कि चार्ज बटा में क्या होता है लंबाई होता है। चार्ज का अगर हम आवेश का अगर मात्रक बात करें तो आवेश का क्या होता है कूलम होता है और लंबाई का हमारा मीटर होता है, यानी कि कूलम इंटू मीटर किसका, कूलम प्रति मीटर किसका होता है? आवेश के रैखिक घनत्व का। अगर पृष्ठ घनत्व की बात करें तो सिग्मा बराबर हमारा क्या होता है? सिग्मा बराबर क्यू बटा में क्या होता है? एरिया होता है बच्चा पार्टी, एरिया होता है, लिख लो। और चार्ज का हमारा कूलम होता है और एरिया का मीटर स्क्वायर होता है, यानी कि कूलम प्रति मीटर स्क्वायर ये पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है। और आयतन घनत्व को हम लोग रो के द्वारा डिनोट करते हैं। रो बराबर हमारा क्या होता है? क्यू बटा में भी होता है, जिसको आयतन बोलते हैं, यानी कि चार्ज का कूलम हो जाएगा और भी आयतन है तो मीटर क्यूब होता है, मीटर क्यूब लिख लो। इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर क्यूब ऐसे ऊपर में दे सकते हैं। तो देख लो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका। आवेश के आयतन घनत्व का पूछा, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। देख लो कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिएगा बच्चों, ये सारे प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आवेश के रैखिक घनत्व का पूछे तो कूलम प्रति मीटर होता है, आवेश के पृष्ठ घनत्व का पूछे तो कूलम प्रति मीटर स्क्वायर होता है और आवेश के आयतन घनत्व पूछे तो कूलम प्रति मीटर क्यूब होता है। याद रखिएगा बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा नंबर सवाल आपके सामने, बता दो। दूसरा नंबर सवाल कर रहा है आवेश का रैखिक घनत्व का मात्रक क्या होता है? आवेश के रैखिक घनत्व अभी जो हमने बताया, रैखिक घनत्व पूछा गया, यानी कि चार्ज बटा में क्या होता है लंबाई होता है। देख लो, चार्ज का हमारा कूलम होता है और लंबाई का मीटर होता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। बड़ा ही आसान सा प्रश्न है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये 2 नंबर में भी आपके बोर्ड एग्जाम में आते रहता है। चलिए अब तीसरा नंबर सवाल को देखिए, आपके सामने ये रहा। तीसरा नंबर सवाल कह रहा है प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं बच्चों? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। विद्युत क्षेत्र को हम लोग ई के द्वारा डिनोट करते हैं। और देख लो, प्रति इकाई आवेश पर यानी कि कौन सा होगा? प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को, बल यानी कि फोर्स को क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र बोलते हैं, यानी कि ई बराबर एफ बटा में क्यू हमारा ये फॉर्मूला निकल के आया। अगर इसका मात्रक पूछे तो फोर्स का न्यूटन हो जाता है और चार्ज का कूलम हो जाता है, यानी कि न्यूटन प्रति कूलम इसका मात्रक होता है और एक मात्रक दूसरा होता है वोल्ट प्रति मीटर। ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछे विद्युत क्षेत्र का मात्रक, ये 2 मात्रक आप लोग याद रख लो, ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। ओके जी, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने 4th नंबर सवाल है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है किसकी? बता दो आप लोग, विद्युत क्षेत्र रेखाओं से किसकी जानकारी प्राप्त होती है? तो क्षेत्र की शक्ति की भी जानकारी प्राप्त होती है, दिशा की भी और आवेश की प्रकृति की भी। इसलिए करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। बच्चों याद रखिएगा, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए 5वां नंबर सवाल आपके सामने, और ये सारे के सारे प्रश्न जो है आपके क्वेश्चन बैंक से सिलेक्ट किया गया है। बच्चा पार्टी आपको पता होगा कि क्वेश्चन बैंक कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप क्वेश्चन बैंक को पढ़ लेते हो तो यहां से ही आपका 30% मार्क्स ऐसे ही हो जाता है। देखो 5वां नंबर सवाल कर रहा है, 2 विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाला नियम को क्या कहा जाता है? कूलाम का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? कूलाम का नियम कहते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए फिर 6 नंबर सवाल को देखते हैं, फटाफट से कर लेते हैं। और आप लोग भी क्लास को बच्चों लाइक भी करते चलिएगा, और जितने भी बच्चे नए नए हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो आप लोग जुड़ जाए हमारे साथ सब्सक्राइब करके, ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी क्लासेस होगी तो नोटिफिकेशन आपके फोन तक चला जाएगा। देखिए 6 नंबर सवाल कर रहा है, बिंदु आवेश के
कारण आर दूरी पर विद्युत विभव का मान क्या होता है, बता दो बच्चा पार्टी। बड़ा ही आसान सा प्रश्न है, कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। 6 का राइट आंसर क्या लगाओगे? तो आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है क्या? V बराबर कौन सा होता है? V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, और इनटू में क्या होता है? Q बटा में R होता है। देखो ये क्या है, तो V यानी कि वोल्ट है, यानी कि विद्युत विभव है, और R है, तो देख लो कौन सा होगा? R के व्युत्क्रमानुपाती होता है कि नहीं? करेक्ट आंसर आपका कौन सा? B हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 7 नंबर सवाल है आपके सामने, बता दो। 7 नंबर सवाल कर रहा है विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बता दो विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? तो बहुत ही आसान है, विद्युत क्षेत्र का मात्रक निकालेंगे और गुना में क्षेत्रफल का मात्रक कर देंगे। तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक हमारा 2 होता है। देखो पहला मात्रक कौन सा होता है? पहला मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम होता है, और दूसरा वोल्ट प्रति मीटर होता है। लेकिन यहां से हमको पता चलता है कि इस मात्रक से अगर हम निकालते हैं तो ये वाला हमारा निकल के आ जाएगा। देखो अगर वोल्ट प्रति मीटर है तो वोल्ट प्रति मीटर, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है, आप लोगों को पता होगा। तो मीटर स्क्वायर होता है, तो बता दो यानी कि मीटर, 1 मीटर से 1 मीटर यहां से गया, यानी कि हमारा क्या बचा? वोल्ट मीटर बचा। लेकिन एक मात्रक और की बात करें तो न्यूटन प्रति कूलम जो होता है, न्यूटन प्रति कूलम जो होता है, और गुना में अगर क्षेत्रफल का मात्रक करे तो ये क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलम गुना में मीटर स्क्वायर, ये भी एक मात्रक निकल के आता है, और ये हमारा एक मात्रक वोल्ट मीटर, यानी कि न्यूटन प्रति कूलम ये मीटर स्क्वायर, और गुना वोल्ट मीटर ये भी हमारा होता है। इसलिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाए तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी। अगला प्रश्न हमारे सामने 8 नंबर सवाल है, संबंध Q बराबर NE में निम्नलिखित में कौन है जो n का मान संभव नहीं है? नहीं है कौन सा? तो हम लोगों ने पढ़ा है कि Q बराबर NE होता है, जो कि आपके सामने है। Q बराबर NE होता है, n एक नंबर है, जैसे हम लोग 1 लिखते हैं, 2 लिखते हैं, 3 लिखते हैं, 4 ऐसे करके लिखते हैं। और E क्या होता है? तो ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, जो कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम के बराबर होता है। अब देख लो बच्चों, ये 1 2 3 जो है ये कभी भी पॉइंट में नहीं हो सकता है, ये पॉइंट में कभी भी नहीं होता। जैसे 1 2 3 4 5 100 हो, 1000 हो, ऐसे हो सकता है, लेकिन कभी भी 1.5 2.5 3.5 या फिर 3.1 2.1 ऐसे नहीं होता है। इसलिए कह सकते हो कि ये कभी भी पॉइंट में नहीं होता है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 100 होगा, 8 होगा, 4 होगा, 7 होगा, 9 होगा, ये सब होगा, लेकिन 4.2 कभी नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला प्रश्न हमारे सामने 9 नंबर सवाल है, कूलम्ब बल कैसा बल है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कूलम्ब बल कैसा बल होता है? केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों है, तो बच्चा पार्टी कौन सा लगाओगे? ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। कूलम्ब बल केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों होता है। चलिए फिर 10 नंबर सवाल है आपके सामने, बता दो। 10 नंबर सवाल करा, इनमें कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए अभी जस्ट हमने बताया कि E बराबर क्या होता है? F बटा में Q होता है, फोर्स बटा में चार्ज होता है। तो देख लो ना, न्यूटन प्रति कूलम हमारा निकल के आता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में हमारा दिखाई दे रहा है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चों याद रखिएगा, ये सारे प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझ के क्लास को करते चलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और लास्ट में बता देंगे कि इसका पीडीएफ आपको कहां मिलेगा। देखिए 11 नंबर सवाल कर रहा है, आवेश के वितरण से ऊर्जा का क्या होता है? आवेश के वितरण से ऊर्जा का ह्रास होता है। बच्चों आवेश के वितरण से क्या होता है? ऊर्जा का ह्रास होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर, यानी कि ऊर्जा का क्षय होता है। चलिए आगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने 12 नंबर सवाल है, बता दो। संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है वो कौन सा होता है? विभवांतर होता है। क्या होता है बच्चा पार्टी? विभवांतर होता है, जिसका अगर मात्रक पूछे तो वो हमारा क्या होता है? वोल्ट होता है। ये भी आप लोग याद रखोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने, अगला प्रश्न कह रहा है किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है। किस पर? किसी संधारित्र की धारिता निर्भर किस पर नहीं करेगी? तो बच्चा पार्टी हम लोगों ने एक फॉर्मूला को पढ़ा है कि C बराबर, C क्या है? तो संधारित्र की धारिता को हम लोग C के द्वारा डिनोट करते हैं, और C बराबर हमारा फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट A बटा में क्या होता है? D होता है। इसमें देखो तो कभी हमको आवेश दिखाई दे रहा है क्या? आवेश तो हमको दिखाई नहीं दे रहा है। तो देख लो कौन सा ऑप्शन सही होगा 13 का। तो आप लगा सकते हो कि यह प्लेटों के आवेश पर निर्भर नहीं करता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, बीच की दूरी पर भी निर्भर करता है, और माध्यम की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखिए 14 नंबर सवाल है, पिको फैराड किसका मात्रक होता है? पिको फैराड जो मात्रक होता है ये वैद्युत धारिता का मात्रक होता है, या फिर माइक्रो फैराड भी हो। बच्चा पार्टी एक चीज आप लोग याद रखोगे, अगर आपके सामने पिको फैराड हो या फिर क्या हो तो माइक्रो फैराड हो, ये दोनों विद्युत धारिता का मात्रक हो सकता है। अब देख लो अगर पूछे कि 1 पिको फैराड बराबर कितना होता, तब तो आप लोग ऐसे मतलब अगर याद नहीं होगा तो नहीं लगा के आओगे। तो मैं बता दे रहा हूं, अगर 1 पिको फैराड बराबर पूछे आपसे
से ये होता है 10⁻⁻12 होता है और फैराड होता है। अगर 1 माइक्रो फैराड बराबर पूछे, यहाँ 1 लिख लो, यहाँ पे 1 भी लिख लो। अगर 1 माइक्रो फैराड बराबर पूछे तो वो होता है 10⁻⁻6 फैराड होता है। ये दोनों को कॉपी में लिख लो, ऑब्जेक्टिव में आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए 15 नंबर सवाल आपके सामने बता दो। 15 नंबर सवाल कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर ले जाने पर निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर ले जाने पर निकाय की स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो क्या होती है, सीधे रूप से बढ़ जाती है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी। 16 नंबर सवाल है, देखो आपके सामने है। एक परावैद्युत समानांतर पट्टी का संधारित्र की पट्टियों के बीच डाल देने पर धारिता का मान क्या होगा। बताओ, बढ़ेगा या समान रहेगा या फिर घटता है या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा 16 का राइट आंसर, तो ये क्या होता है, बढ़ता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। सभी बच्चे इसको याद रखोगे। चलिए 17 नंबर प्रश्न आपके सामने बच्चा पार्टी देख लो। 3 संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता क्या है, तो सी है। और ये क्या है, तो श्रेणी क्रम में जुड़ा है बच्चा पार्टी, यानी कि आप कह लो कि हमारा कौन सा होगा, यानी कि 1/c इक्वल का क्या होगा, यहाँ पे इक्वल लिख लो, इक्वल हो जाता है। बराबर क्या होता है 1/c, c1 भी लिख सकते हो, बराबर 1/c2 और प्लस में 1/c3 होता है। बराबर में क्या होगा, यानी कि 3 बटा में क्या होगा, c हो जाएगा। अगर हम इक्वल को ऊपर करें, यानी कि c इक्वल की बात करें, तो ये ऊपर हो जाएगा, यानी कि c बटा में 3 हो जाएगा। देख लो कौन सा ऑप्शन में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी बच्चे इसको याद रखोगे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने 18 नंबर सवाल है। 1 एम्पियर बराबर क्या होता है। 1 एम्पियर यानी कि विद्युत धारा का पूछा गया आप लोगों से, क्या होता है, विद्युत धारा का एक मात्रक हमारा एम्पियर होता है और दूसरा होता है कूलम प्रति सेकंड होता है। यही आपसे पूछा गया, 1 एम्पियर बराबर क्या होगा बच्चा पार्टी, कूलम प्रति सेकंड होता है। देख लो कौन सा ऑप्शन में जाएगा, कूलम पर सेकंड। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ये गुना में नहीं होगा बच्चों, ये गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखोगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर सवाल आपके सामने। एम्पियर का प्रतिरोध कैसा होता है। अगर एम्पियर का प्रतिरोध पूछे, एमीटर है, एमीटर का प्रतिरोध अगर आपसे पूछे, एमीटर का प्रतिरोध पूछे बच्चा पार्टी, अगर सिर्फ एमीटर हो तो बहुत कम होता है। अगर आपके सामने हो कि आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कैसा होता है, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध जो होता है वो 0 होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगर आदर्श वोल्ट मीटर का पूछे तो वो क्या होता है, अनंत होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। आदर्श वोल्ट मीटर रहे अनंत होगा, आदर्श एमीटर रहे 0 होगा और सिर्फ एमीटर हो तो बहुत कम होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 20 नंबर सवाल है आपके सामने, बता दो किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है किसके बढ़ने से, तो तापमान के बढ़ने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 20 का। सभी बच्चे याद रखिएगा। चलिए 21 नंबर सवाल है आपके सामने, बता दो ये कह रहा है किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है। किलोवाट घंटा जो मात्रक होता है वो एनर्जी का होता है। किसका होता है बच्चा पार्टी, एनर्जी का होता है। अगर आपसे पूछ दे कि 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होगा, 1 किलोवाट घंटा बराबर अगर आपसे पूछे तो क्या लगाओगे, 3 गुना 10 पर पावर 6 जूल होता है बच्चों, याद रखिएगा। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा तो आप लगा के आना। 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है, 3 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है, याद रखोगे आप लोग। ओके जी। चलिए 22 नंबर सवाल है आपके सामने, कह रहा है देखो 22 नंबर सवाल कह रहा है कि विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 होता है। और ये हमारा किरचॉफ का पहला नियम है, तो बता दो कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिसे हम लोग क्या करते हैं, समेशन आई बराबर क्या होता है, 0 होता है, यही तो है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा और ये किरचॉफ का पहला नियम है, याद रखोगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर सवाल है, विद्युत परिपथ में विभवांतर मापा जाता है किसमें। विभवांतर वोल्ट का होता है, कई बार मैं बता भी चुका हूं वोल्ट का होता है, क्योंकि एम्पियर में कौन सा धारा मापते हैं, ओम में प्रतिरोध और वाट में शक्ति को, याद रखोगे आप लोग। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 24 नंबर सवाल, बता दो विद्युत परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ताप में बदल देता है वह क्या कहलाता है। बताएंगे सभी बच्चे फटाफट से। विद्युत परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ताप में बदल देता है उसे क्या कहते हैं, उसे प्रतिरोध कहते हैं। अगर प्रतिरोध का मात्रक पूछे तो एक हमारा ओम होता है, आर बराबर क्या होता है, भी बटा में आई होता है। अगर भी बराबर निकाले तो भी बराबर क्या होगा, आई आर हो जाएगा, यही तो है हमारा प्रतिरोध। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए फिर 25 नंबर सवाल को देखिए बच्चा पार्टी, ये रहा आपके सामने, बता दो 25 नंबर सवाल कह रहा है किरचॉफ का बिंदु नियम किस सिद्धांत पर आधारित है। हाँ, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2 नंबर में भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि किरचॉफ के प्रथम और द्वितीय नियम को लिखिए, तो आपको लिखना पड़ेगा। देखिए
यहां पूछा गया किरचॉफ का बिंदु नियम जो है ये किस सिद्धांत पर आधारित है। तो मैं बता दूं किरचॉफ का बिंदु नियम से नहीं समझे क्या, ये पहला नियम पूछ रहा है और पहला नियम जो है ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे आधारित है, यानी कि आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। अगर दूसरा नियम यानी कि पास का नियम पूछे, किरचॉफ का पास नियम पूछे, तो वो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। ये भी आप लोग याद रखिएगा बच्चों। अभी का बिंदु नियम जो है ये आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए फिर 26 नंबर सवाल को देखते हैं। 26 नंबर सवाल कर रहा है, देखो क्या कर रहा है, किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण क्या होता है, विद्युतीय विभव में अंतर होता है। क्या होता है, विद्युतीय विभव में अंतर होता है बच्चों। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 27 नंबर सवाल है आपके सामने, बता दो व्हीटस्टोन ब्रिज से मापा जाता है, क्या मापा जाता है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज से हम उच्च प्रतिरोध को भी मापते हैं और निम्न प्रतिरोध को भी मापते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए और बी दोनों यानी कि उच्च तथा निम्न प्रतिरोध को हम लोग मापते हैं इसके द्वारा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए फिर 28 नंबर सवाल है बच्चों, और क्लास समझ आ रहा है तो क्लास को लाइक भी करते चलिएगा सभी बच्चे। देखो 28 नंबर सवाल करा, आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कैसा होता है। ये हमने बता चुका है। अगर आपके सामने हो कि एमीटर का प्रतिरोध कैसा होता है तो आप लगाओगे बहुत कम। अगर आदर्श एमीटर हो तो शून्य होता है और आदर्श वोल्टमीटर हो तो अनंत होता है। ये मैं कई बार बता चुका हूं और हर एक क्लास में ऐसा प्रश्न में बता ही देता हूं, इसलिए जरूर याद रखिएगा आप लोग। चलिए फिर 29 नंबर सवाल है आपके सामने, बता दो 29 नंबर सवाल का रहा है चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कण का अपवर्तित रहता है। क्या अपवर्तित रहता है ये बताना है आपको। ये जो अपवर्तित रहता है चाल और गतिज ऊर्जा दोनों अपवर्तित रहता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखिएगा बच्चों। चलिए फिर 30 नंबर सवाल है आपके सामने, बता दो समरूप वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न क्या करता है। क्या उत्पन्न करता है, तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है और चुंबकीय क्षेत्र दोनों, इसलिए विद्युत चुंबकीय क्षेत्र हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर 31 नंबर सवाल है बच्चा पार्टी, ये रहा आपके सामने, बता दो प्लांक स्थिरांक की विमा क्या होती है, बता दो प्लांक स्थिरांक की विमा, यानी कि द डायमेंशन ऑफ क्या होगा, द डायमेंशन ऑफ प्लांक कांस्टेंट इज कौन सा होगा। पहले तो आपसे एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि प्लांक कांस्टेंट जो है इसका मात्रक क्या होता है। प्लांक कांस्टेंट को हम लोग एच के द्वारा डिनोट करते हैं और जूल सेकंड क्या होता है, इसका मात्रक होता है। अगर इसका विमा पूछे तो एच बराबर आप लिख दोगे ml2 होता है और टी इनवर्स होता है, यही तो है इसका विमा। करेक्ट आंसर आपको लगा सकते हो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है, याद रखिएगा बच्चों। चलिए 32 नंबर सवाल है आपके सामने, बता दो बच्चा पार्टी लोहा कैसा होता है। लोहा जो होता है वो क्या होता है, मैंने बताया लोहा आए, कोबाल्ट आए, निकेल आए, ये सारे लोह चुंबकीय पदार्थ हैं। सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखिएगा बच्चा पार्टी। लोहा हमारा लोह चुंबकीय है, कोबाल्ट आए, निकेल आए, ये दोनों तीनों जो है ये लोह चुंबकीय पदार्थ ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारे सामने 33 नंबर सवाल है, चुंबकीय विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान कितना होता है। अगर विषुवत रेखा पर पूछे तो 0 डिग्री लगा के हम लोग निकल लेंगे बच्चा पार्टी, ऑप्शन नंबर ए लगा लो, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारे सामने 34 नंबर सवाल है। 34 नंबर सवाल कर रहा है चुंबकीय प्रेरण का ऐसा मात्रक क्या होता है। बच्चा पार्टी ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। चुंबकीय प्रेरण का अगर ऐसा ही मात्रक की बात हो तो वो हमारा क्या होता है, ये पूछा गया आप लोगों से, ये हमारा वेबर होता है। चुंबकीय प्रेरण का वेबर होता है। अब पूछोगे ये सर ये टेस्ला किसका मात्रक होता है। टेस्ला जो होता है ये चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। क्या है बच्चों, याद रखिएगा चुंबकीय क्षेत्र का पूछे तो टेस्ला हो जाता है। और ये फेराड तो विद्युत धारिता का पढ़ा हुआ लग रहा है आप लोगों को। ये फेराड जो है ये विद्युत धारिता का मात्रक होता है। और एम्पियर गुना मीटर जो होता है ये किसका होता है, ये हमारा होता है मैग्नेटिक मोमेंट का होता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा, करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी बच्चे को याद रखना। चलिए फिर 35 नंबर सवाल आपके सामने, बता दो डायनेमो की क्रिया निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है। डायनेमो की क्रिया की बात हो तो वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है बच्चा पार्टी, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है, सभी बच्चे याद रखिएगा। डायनेमो की घटना जो आधारित है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारे सामने 36 नंबर सवाल है, शैथिल्य प्रदर्शित करते हैं कौन सा पदार्थ है। शैथिल्य प्रदर्शित करने वाला जो पदार्थ है वो है लौह चुंबकीय पदार्थ। क्या है बच्चों, लौह चुंबकीय पदार्थ शैथिल्य प्रदर्शित करता है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारे सामने 37 नंबर सवाल है, प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है। प्रेरकत्व आए, स्व प्रेरकत्व आए तो कौन सा लगाओगे। प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी होता है। क्या होता है, हेनरी होता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये तो अभी मैंने बताया चुंबकीय प्रेरण का होता है, ये प्रतिरोध का होता है, तो याद रखिएगा ये भी आप लोग। चलिए फिर 38 नंबर सवाल को देखिए, 38 नंबर सवाल कर आपके सामने है,
एक हेनरी बराबर कितना होता है? 1 हेनरी बराबर क्या होता है? 1000 मिली हेनरी होता है बच्चा पार्टी। क्या होता है? मिली हेनरी होता है, यानी कि 10⁻³ मिली हेनरी। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखिए, 39 नंबर सवाल है, विद्युत लेपन में व्यवहार आने वाला धारा कौन सा होता है? वो डायरेक्ट करंट होता है, यानी कि डीसी होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। बच्चों एक चीज और भी याद रखिएगा, 2 नंबर में पूछा जाएगा कि एसी और डीसी में क्या, तो अंतर स्पष्ट कीजिए, तो ये याद रखिएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, 40 नंबर सवाल है, इसको इसका आंसर लिख के आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए 40 नंबर सवाल कर रहा है, ट्रांसफॉर्मर में विद्युत ऊर्जा का उष्मा में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? ट्रांसफॉर्मर में विद्युत ऊर्जा को उष्मा में रूपांतरण किया जा रहा है, इसे हम लोग ताम्र क्षय बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? ताम्र क्षय बोलते हैं। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सभी बच्चे को याद रखना है, करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए फिर 41 नंबर सवाल है आपके सामने, बता दो प्रतिबाधा का मात्रक क्या होता है? प्रतिबाधा, देखो हमने बताया था, प्रतिघात आए, प्रतिरोध आए, प्रतिबाधा आए, भारतीय प्रतिघात आए, सबका हम ओम लगा सकते हैं। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारे सामने, अगला प्रश्न कह रहा है, देखो क्या कह रहा है, प्रत्यावर्ती धारा निम्न में से कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करती है? प्रत्यावर्ती धारा जो प्रभाव प्रदर्शित करता है वो है उष्मीय प्रभाव। कौन सा? थर्मल होता है, इफेक्ट होता है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 43 नंबर सवाल आपके सामने, बता दो 43 नंबर सवाल कर रहा है, अपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है? घटने वाला जो होता है वो वोल्टेज होता है। क्या होता है बच्चों? वोल्टेज होता है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर, याद रखोगे बच्चों। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी, अगला प्रश्न है, और जितने भी बच्चे नए नए जुड़े हैं हमारे साथ, तो बच्चा पार्टी आज से आप हमारे साथ जुड़ जाओ। आज से आप नए नहीं रहे तो आज से आप हमारे साथ जुड़ो और अच्छे से मिलकर तैयारी करते। देखो दिष्ट धारा के लिए प्रेरणिक प्रतिघात 0 होता है। दिष्ट धारा के लिए प्रेरणिक प्रतिघात कितना होता है बच्चों? 0 होता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए फिर 45 नंबर सवाल है आपके सामने, बता दो एक्स किरणें क्या होता है? एक्स किरणें विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या है? एक्स किरणें क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सभी बच्चे को इसको याद भी रखना है। चलिए 46 नंबर सवाल आपके सामने है, इनमें कौन विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होता है? होने वाला अगर पूछे तो कैथोड किरण है। विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित जो होने वाला है वो कैथोड किरण है। आप पूछोगे नहीं होने वाला कौन होता है? वो गामा किरण होता है। विक्षेपित नहीं होता है गामा किरण, और होने वाला कौन सा है? कैथोड रेज है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 47 नंबर सवाल है, दूर संचार के लिए उपयुक्त विकिरण कौन सा होता है? दूर संचार के लिए उपयुक्त विकिरण का नाम है माइक्रोवेव्स, यानी कि माइक्रो तरंगे। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बच्चा पार्टी, ध्यान में रखिएगा आप लोग। चलिए 48 नंबर सवाल आपके सामने, बता दो 48 नंबर सवाल कर अवरक्त किरणों के अध्ययन के लिए जिस पदार्थ का प्रिज्म प्रयुक्त करते हैं वो कौन सा होता है? अवरक्त किरणों के अध्ययन के लिए जिस पदार्थ का प्रिज्म प्रयुक्त करते हैं वो रॉक सॉल्ट का होता है। किसका होता है बच्चा पार्टी? रॉक सॉल्ट का होता है, याद रखिएगा। यह भी प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए बच्चा पार्टी भूलना नहीं है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, 49 नंबर सवाल है बच्चा पार्टी। 49 नंबर सवाल कर रहा है, कोहरे में फोटोग्राफी के लिए प्रयुक्त कौन सा होगा? कोहरे में जो है, यानी कि कुहासा में जो फोटोग्राफी के लिए कौन सा किरण प्रयुक्त करते हैं, तो वो अवरक्त रेज होता है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 50 नंबर सवाल का रहा है, देखो चुंबकीय क्षेत्र बी तथा विद्युतीय क्षेत्र ई के अनुपात का मात्रक क्या होगा? मात्रक पूछा गया, बता दो क्या होगा बच्चा पार्टी। सभी बच्चे लगा दो, चुंबकीय क्षेत्र का टेस्ला लगा देंगे और विद्युतीय क्षेत्र का न्यूटन प्रति कूलम या फिर वोल्ट प्रति मीटर लगा देंगे, तो हमारा मीटर पर सेकंड निकल के आता है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बच्चों। 50 का जितने भी बच्चे ए लगाए हो उसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 51 नंबर सवाल आपके सामने, बता दो कह रहा है 51 नंबर सवाल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया सवाल है, इसीलिए याद रखिएगा। जब प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी बढ़ा दिया जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या होती है? फ्रिंज की चौड़ाई क्या होती है बच्चों? ये पूछा गया आप लोगों से, तो फ्रिंज की चौड़ाई सीधे रूप से क्या होती है? बढ़ जाती है। सही जवाब हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए फिर 52 नंबर सवाल है आपके सामने, बता दो 52 नंबर सवाल जो कह रहा है, देखो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है क्योंकि यह क्या प्रदर्शित करता है? ये पूछा गया आप लोगों से। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है क्योंकि यह प्रदर्शित करता है ध्रुवण को। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बच्चा पार्टी, याद रखिएगा आप लोग। चलिए 53 नंबर सवाल कर रहा है, देखो क्या कर रहा है, हीरा का पूर्णांक करीब कितना होता है? देखो हीरा का अगर आप पूर्णांक आपसे पूछे तो वो 2.42 होता है, लेकिन एक चीज और याद रखिएगा कि हीरा का पूर्णांक सभी पदार्थों के पूर्णांक से अधिक होता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि किसका पूर्णांक सभी पदार्थों के पूर्णांक से अधिक है, तो आप लगाओगे क्या? हीरा लगा देना बच्चा पार्टी, सही हो जाएगा। चलिए फिर 54 नंबर सवाल को देखते हैं, ये रहा हमारे सामने। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? अनंत होती है। समतल दर्पण के लिए अनंत होती है। राइट आंसर
हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। याद रखोगे बच्चों। चलिए 55 नंबर सवाल जो है आपके सामने है, बता दो किस कारण से वायु का बुलबुला पानी के अंदर चमकता हुआ नजर आता है। बता दो किस कारण से वायु का बुलबुला पानी के अंदर चमकता नजर आता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बच्चों ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन का डिफिनेशन भी आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये 2 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में। चलिए अगले प्रश्न को देखिए, कह रहा है देखो एक माध्यम से क्या पूछा गया, देख लो, रुको। हाँ, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण जो है मुड़ जाती है। ये तो अपवर्तन वाला बात हो गया। प्रकाश की किरण जो मुड़ जाती है, और किरण के मुड़ने को क्या कहा जाता है, अपवर्तन कहा जाता है बच्चा पार्टी। ये डिफिनेशन तो हमारा एक ही यहीं से क्लियर हो गया। अपवर्तन को याद कर लो, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण मुड़ जाती है, इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने देखो, 2 उत्तल लेंस परस्पर संपर्क में रखे हैं। अब बताओ जी, 2 उत्तल लेंस, उत्तलीय लेंस होगा। करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा, क्योंकि 2 उत्तल लेंस को अगर हम मिला देंगे तो थोड़ी ना अवतल हो जाएगा, वो उत्तल ही रहता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए फिर 58 नंबर सवाल जो है आपके सामने, बता दो एक दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को आवश्यकता होगी किसकी। दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, यानी कि कन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं, और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का। दोनों को आप लोग याद रखना है। चलिए 59 नंबर सवाल जो है आपके सामने है, बता दो 59 नंबर सवाल करा, निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश का व्यतिकरण होता है। प्रकाश का व्यतिकरण होता है, तीव्रता होता है। क्या होता है बच्चों, तीव्रता होता है। कि निम्नलिखित में किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश का व्यतिकरण होता है, तो सभी बच्चे को याद रखना, ये हमारा तीव्रता करेक्ट आंसर है। चलिए फिर 60 नंबर सवाल को देखिए। बच्चा पार्टी जितने भी क्लास को लाइक नहीं किए हो, तो सभी बच्चे लाइक भी करते चलना। बच्चा पार्टी देखो, फोटोन की ऊर्जा क्या होती है, फोटोन की ऊर्जा बता दो। फोटोन की ऊर्जा यानी कि ई बराबर क्या होता है, एच न्यू होता है। यही तो हमारा फॉर्मूला है। करेक्ट आंसर हमारा ये हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर है। ई बराबर एच न्यू, ये हमारा फॉर्मूला है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने, अगर पूछे फोटोन का विराम द्रव्यमान कितना होता है बच्चों, 0 होता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। देखो नाभिक की त्रिज्या की कोटि कितनी होती है, 10⁻⁻15 मीटर होती है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखोगे आप लोग। चलिए 62 नंबर सवाल है बच्चा पार्टी, नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित रहता है कौन सा। नाभिकीय अभिक्रिया में जो संरक्षित है वो कुल आवेश भी है, रेखीय संवेग भी है, कोणीय संवेग भी है, और इनमें से सभी। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए 63 नंबर सवाल जो है आपके सामने है, बता दो ट्रांजिस्टर के प्रवर्धन गुणांक की इकाई इसमें कब से होने लगा बच्चा पार्टी। ये इकाई मतलब ये क्या है, इसमें कोई इकाई नहीं होता, इसका कोई मात्रक नहीं है, इसलिए करेक्ट आंसर मात्रक विहीन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ओके, याद रखिएगा, क्योंकि वोल्ट तो विद्युत विभव का मात्रक है, एम्पियर विद्युत धारा का है, और ओम जो है ये प्रतिरोध का मात्रक है, तो ये सब कैसे होगा। चलिए 64 नंबर सवाल को देखते हैं। 64 नंबर सवाल कह रहा है देखो, किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक का मान क्या होता है। किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक का मान ऋणात्मक होता है। क्या होता है, ऋणात्मक होता है। इसके कहने का अर्थ ये है कि जैसे जैसे ताप बढ़ता है और अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है, वो घट जाता है, यही बात है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 65 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन सा तर्क द्वार सार्वजनिक तर्क द्वार का नाम है नैंड गेट। कौन सा, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। लेकिन बच्चों एक बार अगर आपसे पूछे कि नैंड गेट के लिए बूलियन व्यंजक क्या होता है, व्यंजक अगर आपसे पूछे तो पहले आपको निकालना है एंड गेट का व्यंजक, एंड गेट का। तो एंड गेट का हमारा जो व्यंजक होता है वो होता है a इंटू बी बराबर क्या होता है, y होता है। और इसी में अगर n लगा देंगे तो ये हमारा नेंड हो गया, और इसी में ऊपर में ऐसे करके लगा देना, ये क्या हो गया, ये नेंड गेट का बुलियन व्यंजक हमारे सामने निकल के आ गया। लेकिन अगर इसको हटा देंगे तो ये हमारा एंड गेट का हो जाएगा, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगर और गेट के लिए पूछे तो हमारा जोड़ वाला होता है, a प्लस बी बराबर क्या होता है, y होता है। अगर नोट के लिए पूछे तो यहाँ a डैश है तो बराबर में क्या होगा, a हो जाएगा, यही हमारा नोट गेट के लिए। चलिए 66 नंबर सवाल करा, 15 का द्विआधारी तुल्यांक क्या होता है। 15 का पूछा गया है, हम लोग निकालना जानते हैं बच्चों, तो कैसे हम लोग ऐसे छोड़ सकते हैं। तो 15 का हम लोग लगा लेंगे और 2 से भागा देते चलेंगे, तो 7 दूना के 14, एक बचा हम लोग 1 लिख लेंगे, फिर 2 तिया के 6 होता है, 1 बचा 1 लिख लेंगे, फिर 2 एकम 2 और 1 बचा ये और 1 ये हो गया, यानी कि 1 1 1 1, यानी कि 4 गो 1 देख लो किस में है, 4 गो 1 देख लो ना किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 67 नंबर सवाल है आपके सामने, बता दो बच्चों एन प्रकार के अर्धचालक में मुख्य धारावाहक कौन होते हैं। एन के लिए हमारा इलेक्ट्रॉन होता है और पी के लिए क्या होता है, पी के लिए क्या होता है, होल होता है, यानी कि छिद्र होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया होल, यही सही हो जाएगा। वीवर जिसको हम लोग बोलते हैं, या फिर छिद्र भी रहता है लिखा हुआ, इसलिए याद रखिएगा। अभी का एन के लिए पूछा तो हमारा इलेक्ट्रॉन करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा बच्चों। चलिए
68 नंबर सवाल करा मॉडुलन कितने प्रकार का होता है। एक हमारा होता है आयाम मॉडुलन, दूसरा होता है आवृत्ति मॉडुलन और तीसरा होता है कला मॉडुलन। कितना हुआ? 3 प्रकार का तो हुआ। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 69 नंबर सवाल है आपके सामने, बता दो सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है किससे? सूर्य की ऊर्जा का जो कारण होता है वो होता है न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, यानी कि नाभिकीय संलयन होता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है बच्चों, इसको भी आप लोग याद रखोगे। चलिए 70 नंबर सवाल कर रहा है और आज के क्लास का ये लास्ट सवाल है, बता दो प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है? बता दो सभी बच्चे, प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है? दूरी होगा, समय होगा, ऊर्जा होगा या फिर प्रकाश की तीव्रता होगा? तो सभी बच्चे को पता होगा प्रकाश दूरी का मात्रक होता है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेकिन बच्चों ये प्रकाश वर्ष क्या है ये 2 नंबर में पूछा जाता है, इसलिए इसको भी आप लोग याद रखिएगा। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, अगर आपसे पूछे प्रकाश की चाल क्या होता है, वो होता है 3 × 10⁻8 होता है और मीटर पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में क्या होता है, इतना होता है प्रकाश का चाल होता है। अगर 1 साल के लिए पूछे तो ये आप मिनट निकाल के सेकंड में बदल के इससे गुना कर दोगे तो आपका क्या होगा, तो 1 साल का निकल जाएगा। यानी कि अगर आपसे पूछे कि प्रकाश वर्ष क्या होता है तो आप लोग यहाँ लिख सकते हो कि 1 वर्ष में प्रकाश के द्वारा निर्वात में तय की गई दूरी को हम लोग प्रकाश वर्ष कहते हैं। अगर आपको कॉपी कलम साथ में है तो लिख सकते हो, मैं बोल भी दे रहा हूं। प्रकाश वर्ष पूछे क्या होता है तो आप लोग लिख देना प्रकाश वर्ष, यानी कि 1 वर्ष में प्रकाश के द्वारा निर्वात में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। अगर प्रकाश वर्ष का चाल पूछे तो 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड होता है। और अगर पूछे 1 वर्ष के लिए पूछे तो 1 वर्ष के लिए मैं बता दूं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि 9.46 × 10⁻⁻ कितना होता है, 15 होता है, 15 होता है और मीटर होता है। बस इतना लिख देना, ये 1 वर्ष के लिए होता है और ये क्या है, ये 1 सेकंड के लिए होता है। ये भी आप लोग याद रखोगे बच्चों। ओके जी, तो चलिए आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके, सारे बच्चे कमेंट करना। बच्चों आप लोग कमेंट नहीं करते हो, सभी बच्चे कमेंट करके बताना कि क्लास आपको कैसा लगता है, आपको किस सब्जेक्ट का जो भी चाहिए आप लोग कमेंट करके जरूर पूछना। हम आपका रिप्लाई देने के लिए और हम जो आप बोलोगे वही करने के लिए तैयार रहते हैं। ओके जी, तो सभी बच्चे कमेंट करिएगा, क्लास लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार जुड़े हो तो सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ भी सकते हो। ओके, मिलते हैं फिर अगले क्लास में बच्चों।